जय हिंद। अगर आप समय बर्बाद करके पछता नहीं रहे हैं तो समझिए कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बाकी तो आप खुद समझदार हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जिनको पढ़ना रहेगा उनको डेली के डेली हुरिट्ठा नहीं देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति डेली के डेली मोटिवेशनल वीडियो देख करके अपना खुद को पढ़ाई चालू कर रहे हैं तो वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो एक न एक दिन आप छोड़ दीजिएगा। मोटिवेशन अंदर से होना चाहिए। जब तक आप अंदर अंदर से मोटिवेट नहीं रहिएगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी तो आप खुद समझदार हैं। चलिए, क्या बोला गया है कि नेपाल का पहला संविधान कब बना था। देखिएगा, नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो हमारा देश कब आज़ाद हुआ था। 1947 में जैसे ही आज़ाद हो गया था, जस्ट एक साल के बाद क्या हुआ था, 1948 में नेपाल का संविधान बन गया था। ठीक है, 1948 में नेपाल का संविधान क्या हो गया था, बन गया था। और भारत और नेपाल के बीच में जो पहला समझौता हुआ था तो वो कब हुआ था, तो वो 1950 ईस्वी में हुआ था। भारत और किसके बीच में, तो नेपाल के बीच में। देखिएगा, दो चीज यहाँ पे क्लियर हो गया। संविधान कब बना था नेपाल का, तो कहिए कि संविधान बनता है 1948 में बनता है। और भारत और नेपाल के बीच में समझौता कब होता है, तो 1950 ईस्वी में पहली बार समझौता होता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर आपके सामने देखने को मिलेगा। तो कौन हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। अब देखिएगा, सोवियत संघ की अगर बात करते हैं तो ये सोवियत संघ रसिया के साथ साथ में बहुत सारे देश क्या था, एक संगठन बना करके रखे हुए था। ठीक है, रहे हुए था। अब ये विघटन कब हो जाता है, यानी टूट कब जाता है, टूटने के बाद में 15 गो देश लगभग उससे क्या हो जाते हैं, बट करके आते हैं। जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, यूक्रेन वगैरह, ये सब जो आप देखते हैं ना, वो सब यूएसएसआर का पहले हिस्सा हुआ करता था। लेकिन जब टूट गया, तब टूट गया तो फिर अलग एक देश बन गया। तो ये विघटन कब हुआ था, तो 1991 में इसका क्या हुआ था, तो विघटन हो गया था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अगले पे बढ़ते हैं। क्या बोला है, किसने राजनीतिक विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा दी। अब देखिएगा, राजनीति विज्ञान को, किसको, राजनीति विज्ञान को क्या बोला, नीति विज्ञान। तो वो व्यक्ति थे कौन, तो सर सेंट जॉन मैरियट। सेंट जॉन मैरियट जो थे, ये व्यक्ति क्या बोले थे कि जो राजनीतिक विज्ञान है ये नीति विज्ञान है। राजनीतिक विज्ञान को क्या बोले थे इन्होंने, तो नीति विज्ञान बोले थे। इसके पीछे यह बात ये दे सकते हैं कि जैसे मैं राजनीतिक विज्ञान में क्या होता है कि नीतियों को उसमें काफी ज्यादा आपको देखा जाता है कि किस तरीके की नीति जो होता है कोई देश के या कोई लीडर का, किस तरह की नीति को वो अपना करके चल रहा है। इसी के वजह से उन्होंने क्या कहा था कि राजनीतिक विज्ञान को नीति विज्ञान कहा जाना चाहिए। कौन, तो सर सेंट जॉन मैरियट। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिएगा, एक बात और कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको पता है क्या होना चाहिए, आपको डिटेल्स में अध्ययन बिल्कुल नहीं करना है। आपको एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, आपको पीएचडी हासिल नहीं करना है कि हम पूरी चीज को जानते रहे, क्योंकि आपके पास में और भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए रहते हैं। इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन जहां तक पूछे गए हैं वहां तक आप देख, कम से कम वहां तक देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया है कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है जब मेरे पड़ोसी को बिना रोटी का गुजारा करना पड़े। तो ये व्यक्ति कौन थे, तो ये व्यक्ति का स्टेटमेंट पूछा गया है। तो ये व्यक्ति जो थे, ये व्यक्ति थे लास्की। अब ये लास्की का एक पुस्तक है, वो पुस्तक के बारे में काफी फेमस है कि ये पुस्तक में एक लिखा था, एक पुस्तक क्या था, अ ग्रामर ऑफ, ठीक है, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, तो पॉलिटिक्स, ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के पुस्तक के लेखक कौन है, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये पुस्तक के लेखक कौन है, लॉस्की। ये लॉस्की पता है क्या थे, ये लॉस्की यही बोला करते थे कि जब हमारे पड़ोसी भूखे पेट सोए हुए, हम क्या कर रहे हैं, केक खा रहे हैं, तो हमें ऐसा कोई अधिकार नहीं है केक खाने का। तो इनका कथन काफी ज्यादा फेमस है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। इनके बुक के बारे में आप ध्यान रखिएगा। देखिएगा, रटना बिल्कुल नहीं है। एक बार जब आप नजर से दौड़ा करके रखिएगा ना, तो जब आपके सामने एग्जाम आएंगे ना, ऑप्शन वहां पे रहेगा ना, तो आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। और कोई एक बार पढ़बे नहीं किया है तो कैसे होगा काम, कुछ नहीं काम होगा। फिर उसके बाद में कोसते रहिएगा। कोसने से अच्छा है कि खुद को मेहनत कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। अच्छा, आप अब्राहम लिंकन का, तो आपको लोकतंत्र का परिभाषा तो याद ही है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। अब्राहम लिंकन बोला। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। तो जनता यानी डायरेक्ट रूप से उसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये व्यक्ति किसका, ये कथन जो कहे थे, ये कौन कहे थे, उस व्यक्ति का नाम क्या है, तो उस व्यक्ति का नाम की बात करते हैं तो लॉर्ड ब्राइट्स। उस व्यक्ति का नाम क्या है, लॉर्ड ब्राइट्स। ठीक है,
अब ब्राइट्स भी बोल सकते हैं, ब्राइट्स भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अब ब्राइट्स भी बोल सकते हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। याद करने वाली चीज है, ज्यादा इसको डिटेल्स नहीं जानना है। आगे क्या बोला गया है कि 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर, अब देखिए बेवकूफी वाला काम है कि नहीं है, 1810 से बढ़कर के 80 तक, ठीक है, लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां पहुंच गई थी, हमें क्या जानना है। आप बताइए ना, इधर का नहीं उल्टी घड़ी का, इन 200 साल पहले का पूछा है, क्यों हमें जानना था। जैसे अगर फालतू क्वेश्चन अगर पूछ भी रहे हैं तो बिल्कुल नहीं हम बनाएंगे, ठीक, कोई नहीं, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति बना देगा आप नहीं बनेगा, या जो बना दिया वो स्पेशल पढ़ करके गया होगा, अंथाइया मार दिया हो गया उसका सही, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पे आप बिल्कुल भी इधर उधर ना भटके, एक आध दो क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कहां तक आदमी देखेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोला गया कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं ये अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की अगर बात करते हैं तो इसे फोस्टर एजुकेशन एक्ट भी बोला जाता है, फोस्टर एजुकेशन एक्ट भी कहा जाता है। ये 1870 ईस्वी में लाया गया था और इसमें यह कहा गया था कि सभी जो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं उसको शिक्षा देना एकदम अधिकार बना दिया गया, क्योंकि शिक्षा का अधिकार लागू किया गया था, अनिवार्य सभी को देना पड़ेगा, ठीक है। ये लागू कब किया गया था, 1870 ईस्वी में ही कर दिया गया था। और भारत में देख रहे हैं, ठीक है, कुछ वो भी समझ में नहीं आता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। भारत कब लागू किया शिक्षा का अधिकार, आपको पता ही है, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया है। 1870 समझ रहे हैं कब का बात ये है। आगे क्या बोला गया है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन उभरा था। देखिएगा, पहला विश्व बाजार की अगर बात करते हैं तो सिकंदर के बारे में तो आप जानते हैं, तो कहे कि हाँ, कौन नहीं जानता है, सिकंदर महान के बारे में हर कोई जानता है। ये भारत पर आक्रमण कब किया था, तो 326 ईसा पूर्व में ये भारत पर आक्रमण किया था। ये अलेक्जेंड्रिया का शासक था। अलेक्जेंड्रिया का जो डेवलपमेंट, अलेक्जेंड्रिया शहर का जो डेवलपमेंट किया था, ठीक है, अलेक्जेंड्रिया शहर का जो डेवलपमेंट किया था यही सिकंदर ने ही किया था। अब ये कब किया था शहर का डेवलपमेंट, तो 330 ईसा पूर्व के आसपास में ये क्या किया था, इस शहर का डेवलपमेंट किया था। और ये शहर जो था ये बहुत ज्यादा विश्व बाजार के रूप में उभरा था, यानी पहला ऐसा ये शहर था जो विश्व बाजार के रूप में उभरा था। कब की घटना है, तो ये है, देख लीजिए, यानी ईसा पूर्व पहले की ही घटना है, ठीक है। तो ये कौन सा शहर हो गया, तो अलेक्जेंड्रिया। कौन इसको स्थापना किया था, तो सिकंदर महान ने इसका स्थापना किया था। भारत पर आक्रमण कब किया था, हमला कब किया था, तो 326 ईसा पूर्व में। उघड़ भारत पर कौन वंश का शासन था, तो नंद वंश का शासन था। नंद वंश का कौन था, घनानंद, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले पे देखते हैं। आगे क्या बोला गया कि मेजनी का संबंध किस संगठन से। अच्छा, मेजनी याद आ रहा है कुछ, हाँ हाँ बिल्कुल याद तो आ ही रहा होगा। ये मेजनी इटली के एकीकरण, हाँ हाँ हाँ, इटली के एकीकरण, इटली के एकीकरण। तो क्या इटली के एकीकरण में सिर्फ मेजनी ही साथी थे, और भी कोई था, नहीं, और भी था। कौन कौन था, देखिएगा, इटली के एकीकरण में मेजनी था, तो हमने मेजनी के बारे में पूछा है। फिर उसके बाद में काउंट काबूर था, ठीक है, काउंट काबूर था। और फिर उसके बाद में कौन था, एक था गैरीबाल्डी। अब ये गैरीबाल्डी की अगर हम बात करते हैं तो गैरीबाल्डी, ठीक है, गैरीबाल्डी, ये गैरीबाल्डी था। अब देखिएगा, गैरीबाल्डी ने क्या किया था, और ये काउंट काबूर ने क्या किया था, और ये मेजनी ने क्या किया था। ये तीनों के तीनों ने इटली के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाया था, यानी इटली को एकीकरण करने में अपना सहयोग दिया था। अब मेजनी के बारे में जब पूछा गया है तो मेजनी के बारे में हम चर्चा क्यों नहीं कर लेते हैं। मेजनी जो था, ये मेजनी 1831 ईस्वी में यंग इंडिया नामक का गठन करता है, सॉरी इंडिया बोल दिया, यंग इटली, तो इंडिया के हैं तो बार बार इंडिया ही आएगा ना। यंग इटली नाम का क्या करता है, एक गठन करता है, ठीक है। अगर बात करते हैं ये कौन, मेजनी का एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट काफी ज्यादा पूछा जाता है कि अगर समाज में क्रांति लाना हो तो वह उस जो क्रांति का जो नेतृत्व जो है वो किसके हाथों में सौंप देनी चाहिए, तो वो युवाओं के हाथ में सौंप देनी चाहिए। तो ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इस यहां तक तो क्लियर हो गया, तो चलिए, हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अब बात करते हैं कि इसने एक संगठन बनाया था, और उस संगठन का नाम क्या था, तो कार्बोनरी, ठीक है, कार्बोनरी एक संगठन बनाया था, और कार्बोनरी संगठन बनाया था और इसी से जुड़ा हुआ था। ऐसे ही संगठन की स्थापना की बात करते हैं तो गिबर्टी ने किया था, बट यहाँ पे तो गिबर्टी है नहीं, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन था, ये मेजनी था। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेजनी को लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर
दो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये डाइट तो बिल्कुल आपको पता ही होगा क्या है, जो जापान का। आगे की क्या बोला गया है कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। देखिएगा, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने कहा किया था कि प्रधानमंत्री अपना बनाया था। अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया था, तो ये काउंट काबूर को। और ये काउंट काबूर वही व्यक्ति था जो इटली के एकीकरण को क्या किया था ना, कि वैश्विक समस्या बना दिया था, यानी अंतरराष्ट्रीय समस्या बना करके रख दिया था। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि इटली के एकीकरण को अंतरराष्ट्रीय समस्या बनाया कौन था, तो ये कौन बनाया था, तो ये काउंट काबूर ही बनाया था। ठीक है, तो इसको कौन पद पर स्थापित किया गया था, तो प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोला गया कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। अब देखिएगा, बोल्शेविक क्रांति होने का रीजन क्या था कि उस समय रूस, जैसे 1914 ईस्वी में क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब स्टार्ट हो जाता है तो उसमें रसिया भी था। अब रसिया को काफी ज्यादा हानि हो रहा था, काफी ज्यादा उसको सेना भी मारा गया था, पैसा से भी काफी ज्यादा उसको हानि हुआ था। जनता का हालत इतना ज्यादा खराब था कि खाने के लिए भी साधन नहीं थे। यहाँ तक कि जैसे में क्या हुआ था कि जैसे में एक भीड़ था, वो भीड़ ने क्या किया कि रोटी जो बनता है ना, जैसे में कहीं पे रोटी बन रहा था और वहां पे सब जनता ने क्या किया कि हमला कर दिया, मतलब कि रोटी के लिए इतना ज्यादा, मतलब कि कह सकते हैं कि स्थितियां खराब हो चुकी थी। तो उस समय की अगर बात करते हैं तो 1917 में एक दल था, बोल्शेविक दल। ठीक है, ये बोल्शेविक दल। अब ये बोल्शेविक दल के नेता कौन थे, तो बोल्शेविक दल के नेता थे लेनिन। ठीक है, अब ये लेनिन जो थे, लेनिन 1917 ईस्वी में क्या किए थे कि इनके नेतृत्व में ही क्या हुआ था कि नवंबर 1917 में एक क्रांति हुई थी। तो इसीलिए इस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, किसके खिलाफ होगा, किसके खिलाफ, राजा के खिलाफ होगा भैया, और किसके खिलाफ होगा, क्योंकि जनता की स्थिति खराब है, इसका जिम्मेदार कौन होगा, राजा होगा। ठीक है, सॉरी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं कि लेनिन का मृत्यु कब हुआ था, तो लेनिन का मृत्यु की बात करते हैं तो 1924 ईस्वी में लेनिन का क्या हो गया था, तो मृत्यु हो गया था। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्या बोला गया है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। देखिएगा, लाल सेना का गठन की अगर बात करते हैं तो जो 1917 ईस्वी में जो रूस की क्रांति हो रही थी, तो रूस की क्रांति जब हो रही थी तो इससे जुड़े हुए व्यक्ति कौन थे, तो इससे जुड़े हुए व्यक्ति थे ट्रॉटस्की। ठीक है, अब ये ट्रॉटस्की ने ही क्या किया था कि लाल सेना का क्या किया था, गठन किया था। किसके लिए, लाल सेना का गठन किया था, समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अगले में बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि अंकोर वाट का मंदिर, ये तो काफी ज्यादा फेमस है आपको, ये विश्व का जो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा क्या है, हिंदू मंदिर है। तो ये आपको पता ही होगा, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। तो ये कहाँ है, तो ये मंदिर की अगर बात करते हैं तो ये अंकोर वाट का जो मंदिर है, ये मंदिर कहाँ है, तो ये कंबोडिया में है। ठीक है, ये कंबोडिया में है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि मेन कैंप किसकी रचना है, तो ये मेन कैंप काफी ज्यादा फेमस है। 1925 ईस्वी में इसका पहला पार्ट रिलीज किया था और 1926 ईस्वी में इसका सेकेंड पार्ट रिलीज किया गया था। ये लिखा किसने था, तो ये हिटलर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ये हिटलर की रचना है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि उत्तर आशा अंतरिक्ष की खोज। अब देखिएगा, उत्तर आशा अंतरिक्ष की अगर हम बात करते हैं तो पहले इस चीज को आप समझ जाइएगा। ठीक है, इस चीज को पहले आप समझ जाइएगा। देखिएगा, यही है, यहाँ पे है क्या है, स्पेन है, और यहीं पे क्या है, ये पुर्तगाल है। अब यहीं से चल करके इंडिया की खोज में ये व्यक्ति आ रहा था, कौन पहले आया था, बार्थोलोमियो डियाज। यही तट के सहारे सहारे बढ़ते हुए आ रहा था, तट के सहारे, देखा तट के सहारे यहाँ तक पहुंचा। अब जैसे ही यहाँ पहुंचा तो इसको कुछ और छोड़ दिखाइए नहीं दे कि किधर जाए, इधर जाए कि इधर जाए कि इधर जाए, क्योंकि यहाँ तो तट के सहारे तक तो चल आया, लेकिन इसके बाद इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन यहाँ तक ये कन्फर्म हो चुका था कि यहाँ तक में है जो इंडिया नहीं है, यानी इसके बाद ही हमें इंडिया दिखाई पड़ेगा। ठीक है, उसे एक
आशा जगा था। किसे? तो बार्थोलोम्यू डियाज को। तो 1488 ईस्वी में ही यहाँ पे सबसे पहले कौन आ चुका था? तो बार्थोलोम्यू डियाज आ चुका था। और फिर यही जाता है, फिर उसके बाद में अपना सूचना वगैरह किसको, ये वास्को डी गामा को देगा। फिर उसके बाद वास्को डी गामा यहाँ तक तो आने में से कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ तक तो फुटफुटा करके चला आया, एकदम गया लपलपाल चला आया। अब यहाँ से जो शेख अब्दुल्ला व्यापारी था उसके मदद से इंडिया ये पहुंच जाता है। समझ में आ गया इस तरीके की बातें। तो यहाँ पे आंसर सबसे पहला आया था कौन? तो बार्थोलोम्यू डियाज आया था, ये बार्थोलोम्यू डियाज। तो अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। कोलंबस, ये तो अमेरिका की बात कर रहा है, वास्को डी गामा भी दे रहा है, मैगलन भी दे रहा है, बार्थोलोम्यू डियाज दिया है। तो ऑप्शन नंबर हम 4 पे ही लेकर के चलेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया कि अमेरिका की खोज किसने किया था, कब किया था? तो देखिएगा 1492 ईस्वी में। ये कौन था? ये कोलंबस जो था, ये कोलंबस अमेरिका का खोज जो किया था, तो ये अमेरिका का खोज करने के लिए नहीं निकला था, ये खोज करने के लिए निकला था। किसको खोज करने के लिए निकला था? तो ये खोज करने के लिए निकला था इंडिया को, लेकिन ये खोज दिया किसके? अमेरिका को। समझ में आ गया? ये कहाँ का था कोलंबस? तो ये स्पेन का था। और ये कौन था वहां तक? ये वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। आंसर कौन सा हो जाएगा? और 1498 ईस्वी में भारत का खोज होता है और 1492 ईस्वी में अमेरिका का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्या बोला गया? कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? देखिएगा कुस्तुनतुनिया की बात करते हैं तो जो जैसे में अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा मैप अगर हम ले लेते हैं, तो रफ मैप हम ले लेते हैं, ठीक है। अब यहीं पे आपको टर्की देखने को मिलेगा और ये ऐसे है, एक मिनट, हाँ ठीक है। अब देखिएगा ये ऐसे अरब प्रायद्वीप है और यहीं पे टर्की वगैरह आपको देखने को मिलेगा, ये टर्की है। और यहीं पे जानते हैं एक इस्तांबुल जो आज जान रहे हैं, इस्तांबुल जो आज टर्की का एक शहर है, ये इस्तांबुल का पहले नाम क्या था? तो कुस्तुनतुनिया था, ठीक है, कुस्तुनतुनिया था। अब ये कुस्तुनतुनिया तो शहर का नाम था, लेकिन इस क्षेत्र में क्या होता है कि ऑटोमन साम्राज्य का उदय हो जाता है। एक साम्राज्य था और जब साम्राज्य का जैसे ही उदय होता है तो ये कुस्तुनतुनिया पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है, ठीक है। जो शहर था उस कुस्तुनतुनिया पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। तो यानी पतन हो गया। तो कब की बात है? तो 1453 ईस्वी में। ये 9वां का क्वेश्चन काफी ज्यादा फेमस है। कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? 1453 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बेसिक फैक्ट हम इसलिए बताते हैं ताकि आप चीजों को रिलेट करते हुए आगे बढ़िएगा। केवल आकर के इसका आंसर ये हुआ, आगे बढ़ो, इसका आंसर ये हुआ, ऐसे आगे बढ़ो, इसका आंसर ये हुआ, आगे बढ़ो, भाई वो आगे ही बढ़ करके रह जाइए, कुछ फायदा नहीं होगा उस तरीके से, ठीक है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट होंगे, अगर सीरियस कैंडिडेट होंगे, थोड़ा सा सीनियर होंगे, तब आप मेरी बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझते होंगे। अगर जूनियर होंगे तब तो आपको लगता होगा कि फाजिल चीज बता रहा है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं तो ये कब आजाद होता है? तो आजाद की अगर बात करते हैं तो ये 4 जुलाई को आजाद होता है। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को आजाद होता है ये, और 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस अपना मनाता है। किसके नेतृत्व में? तो जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में क्या होता है? आजाद होता है। और जॉर्ज वाशिंगटन के जब नेतृत्व में ये आजाद होता है तो जॉर्ज वाशिंगटन ही जो थे ये अमेरिका के प्रथम क्या बनते हैं? ये राष्ट्रपति बनते हैं। क्या बनते हैं? तो ये राष्ट्रपति बनते हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई थी? देखिएगा फ्रांस की क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो ये 1789 ईस्वी में होती है, ठीक है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। बट इस क्रांति में जो आप दार्शनिक की बात करते हैं तो वो दार्शनिक का काफी ज्यादा योगदान रहा था। वो 3 गो दार्शनिक को आप याद रखिएगा, ठीक है। वो 3 गो दार्शनिक कौन कौन थे? एक तो रूसो, ठीक है। ये रूसो के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट को आप काफी ज्यादा फेमस बुक है, तो इसलिए इसको आप याद रखिएगा। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था? ये रूसो के द्वारा लिखा गया था। ये रूसो जो व्यक्ति थे उन्होंने क्या कहा था कि ये जो संप्रभुता जो होती है वो राज्यों में बसी होती है। कहाँ में? राज्यों में बसी होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मॉन्टेस्क्यू की और एक कौन है? तो एक हो गया मॉन्टेस्क्यू और एक कौन है? ये ध्यान में नहीं आ रहा है, देखते तुरंत ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, रूसो, मॉन्टेस्क्यू और फिर एक पता नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा है, बस था, तब तक देखिए ध्यान में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा मॉन्टेस्क्यू की अगर बात करते हैं तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा था। तो पुस्तक क्या था? द स्पिरिट ऑफ लॉ, ठीक है।
द स्पिरिट ऑफ लॉ। तो ये पुस्तक काफी ज्यादा फेमस है। इस पुस्तक में पृथक्करण की बात करते हैं। किसकी पृथक्करण की बात करते हैं? शक्ति के पृथक्करण की बात करते हैं। हाँ, याद आ गया, वॉल्टेयर। ठीक है, कभी कभी दिमाग से स्लिप हो जाता है। ठीक है, ये वॉल्टेयर थे, ये रूसो थे, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू थे और एक वॉल्टेयर थे। इनके द्वारा भी एक पुस्तक लिखा गया था। कौन? लेटर्स ऑन इंग्लिश। लेटर्स ऑन इंग्लिश। तो इस तरह के पुस्तक जो है उसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि एक नंबर आपको ऐसे ही मगनी में चल जाते हैं। और ये सब पे ना लड़के बहुत कम फोकस किया करते हैं, नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन में व्यस्त रहते हैं। ठीक है, कई लोगों तो खाने खिलाने में व्यस्त रहते हैं, समझ गए बाबू के। तो इस तरह के आप सिलेक्शन लेना है तो इस चीज से आपको अवॉइड करना पड़ेगा। काफी समझ छोटा मोटा चीज है। शक्ति के पृथक्करण की अगर हम बात करते हैं तो शक्ति के पृथक्करण में, शक्ति के पृथक्करण यानी विधायिका की बात करते हैं। विधायिका हो गया, फिर एक ठो क्या हो गया, तो आपको कार्यपालिका देखने को मिलेगा। सॉरी, एक तो आपको कार्यपालिका देखने को मिलेगा और एक न्यायपालिका देखने को मिलेगा। तो इस तरीके की अगर हम बात करते हैं तो ये शक्ति का पृथक्करण किन्होंने किया था? तो यही आपको मॉन्टेस्क्यू ने ही किया था। ठीक है, इनके द्वारा पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ, रूसो के द्वारा पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और ये वॉल्टेयर के द्वारा लेटर्स ऑन इंग्लिश। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं कि ये किसके बारे में, तो फ्रांस की क्रांति के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, काफी देर से कलर चेंज नहीं किया है। अगर हम बात करते हैं तो इनमें नायक के रूप में कौन उभरा था? तो नायक के रूप में उभरने की बात करते हैं तो नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, तो नेपोलियन ही हम लिख देंगे, तो यहाँ तो समझदार है ही। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। और ये खलनायक के रूप में कौन उभरा था? तो खलनायक कौन होगा? खलनायक हूं मैं कौन? तो खलनायक कौन रहेगा? तो लुई 16वां। ठीक है, लुई 16वां। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो। अगर एक बात और बता देते हैं, फिर यही 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू किया गया था। क्या? नेपोलियन संहिता। याद आ रहा है? कल का ही क्लास में हमने बताया था। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो चीज होता है रिलेटेड, वो रिलेट करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लंबे समय तक याद करिए। नेपोलियन संहिता क्या किया था? 1804 ईस्वी में ये लागू किया था। एक किस में था? एक किस बात को बताता था? समान कानून को बताता था। समान कानून को बताता था। इसमें सभी को कानून समान दिए गए थे। ठीक है, पिछला क्वेश्चन, कल का ही क्वेश्चन ये बताया गया है। समझ में आ गया? चलिए, तो इसका आंसर की बात करते हैं। तो अब आंसर पे आते हैं। डायरेक्ट हम यहाँ पे टिक मार करके आगे बढ़ सकते थे, बट ये समन फेमस चीज जो बुक है, आप कैसे उसको हैंडल कर पाइएगा। कई लोग को लगा कि ठीक भैया हम जानते हैं, तो थोड़ा सा स्पीड कर लीजिएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। और कुछ लोग जानते हैं तो उनको रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए, आगे क्या बोला गया है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? अच्छा, इंग्लैंड में मुद्रण कला को, तो पहले तो आपके दिमाग में तो पहला ही क्वेश्चन बनता हो कि इंग्लैंड से ही तो सब फैला होगा। नहीं, मुद्रण कला इंग्लैंड में पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति है तो ये विश्व में कहीं और फैला होगा? तो कहिए कि हाँ हाँ बिल्कुल फैला होगा। तो वो विश्व में मुद्रण कला की अगर बात करते हैं तो ये विश्व में मुद्रण कला कहाँ था? मुद्रण कला फर्स्ट बार तो ये चीन में फैला था। ठीक है, यानी चीन में स्थापना इसका हुआ था। तो कहिएगा आपके दिमाग में एक चीज क्वेश्चन घूम रहा है, अच्छा कब? देखिएगा, ये आज की बात नहीं है, ये 9वीं शताब्दी के आसपास की बात है। यानी 9वीं शताब्दी में ही मुद्रण कला, समझ में आ रहा है ना? प्रिंटिंग प्रेस की बात कर रहे हैं, प्रिंटिंग प्रेस। समझ में आ गया? तो अगर देखिएगा, प्रिंटिंग प्रेस से भी याद आ गया कि ये रूसो जो थे, ये प्रिंटिंग प्रेस को ईश्वर का सबसे प्रमुख वरदान इन्होंने कहा कि ये ईश्वर का दिया हुआ प्रमुख वरदान है। क्यों? ये मुद्रण कला जो है, ये रूसो का कथन है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप जब रिलेट करके पढ़िएगा ना, तब मजा भी आएगा, कम भूलिएगा। रट्टू भर के तोते हैं, उनसे आप काफी ज्यादा आगे निकल जाइएगा। ठीक है, अगर देखिएगा तो यहाँ समझ में आ गया। और फिर उसके बाद में अब पूछा कब है कि ये ब्रिटेन में कौन लेकर गया था? तो ब्रिटेन में लेके जाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो विलियम कैक्सटन थे। कौन थे? तो विलियम कैक्सटन। तो इस तरीके से आप याद रखिए कि कौन थे जो विलियम कैक्सटन। ये विलियम कैक्सटन वही थे जो इंग्लैंड में क्या मुद्रण कला को लेकर के गए थे। समझ में आया? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम? अभी हमने चर्चा किया, अगला तुरंत क्वेश्चन ये आ भी गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? रूसो। देख रहे हैं, ये फायदा होता है। आगे क्या बोला गया है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत, फिर आ गया वही क्वेश्चन, कहाँ? चीन में। देख रहे हैं, आगे पहुंचते हैं। क्या बोला गया कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी? अब देखिएगा कैसे हो सकता है ऐसे। यहां तक अभी हमने जब चर्चा किया था, ठीक है,
यहाँ तक जब हमने चर्चा किया था तो यहाँ तक तो पुर्तगाली आ चुका था, यानी कब 1498 ईस्वी में हमारा भारत का खोज कर चुका था। यहाँ पे इंडिया है, ठीक है। अब ये इंडिया है तो यहाँ तक तो अब 100 साल तक तो कोई आया नहीं था। अब तो 100 साल तक यहाँ बैठ करके यहाँ का ये मूंगफली चिबाएगा, ये आसपास के एरिया पर सगरो कौन जाएगा, तो सब पुर्तगाली तो जाएगा। क्योंकि 1608 ईस्वी में फिर तो ये आता है ना, पहला व्यक्ति को ही भेजता है। फिर उसके बाद में 1611 ईस्वी में आपको यहाँ पे सूरत में फैक्ट्री स्थापित करता है अस्थाई, यहाँ पे सूरत में 8 में करता है अस्थाई, फिर 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में करता है, फिर 1613 ईस्वी में सूरत में अस्थाई कंपनी स्थापित करता है ये इंग्लैंड। तो देख रहे हैं इस चीज को, तो कब 100 साल तक तो बैठकर तो मूंगफली तो चिबाएगा नहीं, तो कहिए कि ना चिबाएगा तो नहीं है। तो इस एरिया पर सब कौन घूम लेगा बैठ करके, तो कहिए कि पुर्तगाली है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। अब ये नरोत्तम सिंहानुक की बात करते हैं तो ये कंबोडिया के शासक थे। ये 19वीं शताब्दी की बात है, आज की बात नहीं है, तो इनके बारे में ज्यादा विशेष जानने की जानकारी बिल्कुल नहीं है। और भी हम लोग के पास में सब्जेक्ट पढ़ने के लिए रहता है, ठीक है ना। तो देखिएगा वीडियो को थोड़ा सा लाइक कमेंट वगैरह कीजिएगा, कुछ बताइएगा अगर कोई फॉलो करते होंगे तो, क्योंकि ऐसे पता नहीं चल पाता है कि क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखिएगा। इस तरीके से क्या होता है ना कि जब कुछ लोग कमेंट वगैरह करते हैं तो हमें पता चलता है, एहसास होता है कि हाँ कुछ लोगों को फायदा कर रहा है। हमें पता है कि चैनल अभी छोटा है, लोगों को विश्वास कम होता होगा कि पता ना क्या बता रहा है, बट आप पहले एक बार विश्वास करके देखिएगा, पता ना आपको जो लोग बोलते हैं वो आपके सच होंगे या ना होंगे, क्योंकि ठीक अपोजिट आपको देखने को बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।